आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और किताबें पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो थोड़ी-सी ऑकवर्ड होने वाली है, थोड़ी-सी वियर्ड होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको झूठ बोलना सिखाने वाला हूँ। हालाँकि मेरे टॉपिक से बहुत अलग है, क्योंकि मैंने एक सोच के ही चैनल बनाया था कि मैं इस पर सिर्फ़ ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा जो कि आपको किताबों से जोड़े, जो आपको बिब्लियोफल बनाए, मतलब पुस्तक प्रेमी आपको बना दे। लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है तो वो भी आप उस गलती को ना करके सीखें, बल्कि जो मैंने गलती करी है आप उससे सीख जाएँ। तो आपका समय भी बचेगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत सारे काम करने हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों की गलती, अपनी गलती खुद गलती करके ही उससे सीखें। तो ये बहुत ज़रूरी आज के समय में हो गया है, क्योंकि समय बहुत कम है और समय बहुत तेज़ी से आगे भाग रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों की गलतियों से सीखें, ना कि खुद गलती करके। तो मैं कुछ अपनी गलतियाँ बताता हूँ जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आज आपको झूठ बोलना सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो इसलिए थोड़ी और ऑकवर्ड है और थोड़ी-सी वियर्ड भी है, क्योंकि झूठ बोलना सिखाना बहुत गलत चीज़ है, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊँगा। लेकिन झूठ बोलना किस तरीके का है? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी का भी, किसी भी तरीके का, ना अच्छा, ना बुरा। किसी का बुरा अच्छा नहीं होना चाहिए, या फिर किसी को बुरा तो होना ही नहीं चाहिए आपके झूठ से। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब आप झूठ मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि इससे आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। आज से लगभग 8 महीने पहले मैंने एक झूठ बोला। आप इसको झूठ कह सकते हैं, पर ये दरअसल बात कुछ और थी, लेकिन उसको लगा के मैंने झूठ बोला। बात क्या थी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरे हिंदी सब्जेक्ट में, मेरे पास सब्जेक्ट थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास हिस्ट्री थी, और हिंदी थी, इंग्लिश थी, और सोशियोलॉजी थी। और एक सब्जेक्ट माइनर होता था जो हर सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता था। जैसे कि मेरे पास 6 सेमेस्टर थे, क्योंकि मेरे जब जो मैंने ग्रेजुएशन किया वो 3 साल का था। तो उसमें 6 सेमेस्टर थे, तो लगभग मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़े। तो एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, फाइनल ईयर में वो भी क्या हुआ कि जो छठवां सेमेस्टर था उसमें हिंदी में मेरे नंबर आए 16। और ये हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ। मैंने पढ़ाई अच्छे से खासी करी थी उस समय, लेकिन किसी तरीके से मिस्टेक हो गई रिजल्ट अपलोड होने में। तो वहाँ से क्या हुआ, नंबर थे मेरे 53, लेकिन चढ़ के आ रहे थे यहाँ पे 16। जब इस चीज़ के लिए मैंने कंप्लेन करी, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है जहाँ मैं पढ़ता था वो एफिलिएटेड है कानपुर यूनिवर्सिटी से, मतलब जो कानपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ से एफिलिएटेड है। तो मैंने कंप्लेन करी, और जो मेरी प्रोफेसर थी, बहुत अच्छी प्रोफेसर थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, ये मेरा स्टूडेंट रहा है, तो ऐसा संभव नहीं कि सिर्फ 16 नंबर आए, वो भी हिंदी में। तो फिर भाई वहाँ से मैंने जो आंसर की थी वो अपलोड हुई, तो वो मैंने चेक करी यहाँ पे, तो उसमें मेरे 53 नंबर ठीक हो रहे थे। 70 में 53 नंबर ठीक हो रहे थे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर था। तो फिर भाई मैंने कहा कि फिर मतलब दोबारा ये बोला गया कि भाई अब ऐसा संभव नहीं है कि नंबर ये 53 चढ़ाए जाएँ। तो आप एक काम करिए, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, तो जो वहाँ के कुलपति थे उनसे बात हुई मेरी मैम की, तो उन्होंने बोला कि बच्चे से कहिए कि पेपर एक दोबारा दे दिया जाए। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं पेपर दे देता हूँ। तो फिर लगभग 8 दिन बाद मेरे लिए स्पेशल पेपर करवाया गया, उन सारे बच्चों के लिए जो कि फाइनल ईयर में थे और किसी तरीके से उनके बैक लग गई या फिर किसी तरीके से मिस्टेक हो गई थी, ताकि उनकी जो अगली आने वाली साल है वो ख़राब ना हो। क्योंकि हम लोग को आगे किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो किसी को कोई जॉब करनी है, तो उसकी पूरी डिग्री ख़राब हो जा रही है। 1 साल के लिए उसको रुकना पड़ रहा था। इस वजह से स्पेशल बैक पेपर करवाया गया, और पेपर हुआ 8 दिन में, और उसमें मेरे 55 नंबर आए। वैसे मेरे 53 नंबर आए थे, फिर मैंने 8 दिन में और पढ़ाई करी और मेरे 55 नंबर हो गए, और मैं अच्छे तरीके से पास हुआ। तो बात क्या हुई, मैंने उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी कोचिंग खोली थी गाँव के बाहर, खुद का कोचिंग सेंटर खोला था मैंने पढ़ाने के लिए। तो जब मैंने वहाँ खोला तो गाँव में पहले लोग मुझे बहुत कम जानते थे, धीरे-धीरे मेरी जान-पहचान बढ़ी। लोगों ने कुछ ने तारीफ़ भी करी बहुत ज़्यादा कि उम्र भी इसकी कम है, तब मेरी उम्र लगभग 21 साल थी। तो कि उम्र, इतनी कम उम्र में टीचर टीचर और फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी, उनके माता-पिता मुझसे बहुत ज़्यादा मिले। जब मेरे पढ़ाने का जो तरीका था, लोगों को बहुत पसंद आया बच्चों को। क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता था, लिटरेचर भी पढ़ाता था, तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो गाँव में मेरी तारीफ़ होने लगी। तो उसके बाद मैंने क्या करा, एक मोहल्ले में एक मेरे दोस्त दोस्त कह सकते हो आप, दोस्त की तरह की कह सकते हो, दोस्त तो नहीं कह सकते। मैंने एक बारी उसको बताया कि इस तरीके से ये सारी घटना जो हुई थी मेरे साथ ग्रेजुएशन में, मैंने उसको बताई थी। तो शायद मेरे मुँह से ये निकल गया हो कि उसमें मेरी बैक लग गई थी, लेकिन जबकि ये बैक नहीं थी। बैक का मतलब ये है कि आप 1 साल बैक चले जाते हो, उसमें आपको दोबारा पेपर देना पड़ता है, फिर उसके बाद आप अगले साल उसको पास करते हो, उसके अगले सेमेस्टर में आके, जबकि ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।
तो उसने क्या किया, उसी दरमियान जब मैंने कोचिंग खोली और जब लोगों ने तारीफ़ करना शुरू करी, उसने सब में ये बात कहना शुरू कर दिया। अभी आज से कुछ दिन मुझे पहले पता चला, लगभग 8 दिन पहले ही उसने कहना शुरू कर दिया कि अरे उनकी तो बैक लग गई थी बीए में। उसने तो बीए में, वो भी हिंदी में बैक लग गई थी। उसने इस तरीके से अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। वो भी उस बंदे से बोला जो बहुत मेरे गाँव में पढ़े लिखे माने जाते हैं और वो काफ़ी मेरी तारीफ़ भी करते, शायद करते होंगे। मुझे सुनने को ये चीज़ मिली है कि काफ़ी चर्चा करते हैं वो मेरी। तो उसने ऐसा बोला और फिर ये बात जो वो व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे पापा को बताया कि भानु की बैक लग गई थी क्या? तो मेरे पापा आए घर पे और उन्होंने मुझसे बोला कि तेरी बैक लगी थी क्या? मैंने कहा नहीं, बैक तो नहीं लगी थी। कि नहीं, मुझे मार्कशीट देखनी। भैया बोले कि मार्कशीट दिखाओ अगर बैक नहीं लगी थी। मैंने सारी मार्कशीट निकाली, पूरा पोर्टफोलियो अपना खोला, उनको सारी मार्कशीट दिखाई। यहाँ तक कि उन्होंने हाई स्कूल की भी मार्कशीट दोबारा देखी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ आप किसी को बताते हो, फिर मतलब वो चीज़ रिवर्स होके आपको कुछ उल्टा हो जाता है, तो फिर विश्वास थोड़ा-सा और कच्चा हो जाता है। तो उन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट देखी, फिर 12th की देखी, फिर इस तरीके से ग्रेजुएशन की देखी और इस तरीके से सारी मार्कशीट देखी। और फिर मैं आपको एक दूसरी कहानी और सुनाता हूँ और फिर मैं इसका सार कुछ और बताऊँगा कि मैंने ये वीडियो बनाई क्यों है। फिर मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 1 महीना पहले मैंने ये चीज़ देखने के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैंने दरअसल, ये झूठ आप कह सकते हो, झूठी है फिलहाल ये, अ, कोई ये झूठी बोलोगे, क्या बोलोगे भला इसको। तो फिर ये मैंने झूठ बोला कि मेरी ज़िंदगी में एक लड़की है, मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है और देखने में कोई ख़ास नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी है और उसने भी एमए किया कर रही है मेरे साथ इंग्लिश से। तो मैंने इस तरीके से बोला और बात क्या हुई, मेरी शादी भी, मैंने उससे कुछ दिन पहले मैंने शादी के लिए मना किया था। मेरी शादी रुकी थी 2 साल से, तो उसके लिए मैंने मना किया था। तो घर वाले बोले क्यों मना किया? तो मेरे पूरे, जो मेरा पूरा परिवार है जिसमें मेरे दादा, चाचा, चाची सारे लोग हैं, तो मैंने उनसे बोला कि लड़की मेरी ज़िंदगी में है, तो मुझे लव मैरिज करनी है। मैंने ये बोला, क्यों आपको बताता हूँ। मैंने ये बोला इसलिए था कि बाय चांस कभी मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ अरेंज मैरिज के हिसाब से। मुझे लगता है कि यार एक इंसान अरेंज मैरिज में कैसे सेटल हो पाता होगा पूरी तरीके से, कैसे इंडल्ज हो पाता होगा उसके अंदर। और अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हो, आपका मित्र है और उससे शादी हो जाती है, तो यार क्या ही ज़िंदगी होती होगी। तो मैं लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ हमेशा से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लव मैरिज करूँ, तो थोड़ा रिव्यू लेके देख लेता हूँ कि ये लोग मतलब कैसा रिएक्ट करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे उस पे। तो मैंने झूठ बोला कि मैंने इसलिए शादी के लिए मना कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में लड़की थी, लेकिन जबकि ऐसा था नहीं, बात कुछ और ही थी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बोला भाई, तो उन लोग, मेरे मेरे जो दादा थे और मेरे चाचा थे, बोले कि अरे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तू जो करना है कर, मैं सपोर्ट में हूँ, कभी कोई बात हो मुझे याद करना, किसी तरीके से पैसे ज़रूरत हो, किसी तरीके से मतलब ज़रूरत हो, मैं साथ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा यार चलिए, इतनी सपोर्टिव फैमिली। और अ, हालाँकि जब ये बात उन्होंने मेरे पापा को बताई, पापा को मैंने भी बताया कि ऐसी, पापा ने बोला ऐसा है क्या? मैंने मज़ाक में बोल दिया, मैंने कहा हाँ ऐसा है। सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी तरीके से झूठ बोला था। मैंने सिर्फ़ ये देखने के लिए कि ये लोग प्रतिक्रिया क्या देंगे। और पापा बोले कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, तो तुम्हें लव मैरिज करने की ज़रूरत नहीं, मैं लड़की ढूँढूँगा तुम्हारे लिए अच्छी। मुझे थोड़ी-सी हँसी भी आई, मुझे लगा कि पापा ये सोच रहे होंगे कि यार ये बताइए इस तरीके से। हालाँकि आपको पता है इस जनरेशन में अभी तो बाप और बेटे के बीच में बात होने लगी है, लेकिन मेरे पापा पुराने जनरेशन के हैं, क्योंकि मैं अपने भाइयों-बहनों में चौथे नंबर का हूँ, तो इस हिसाब से मेरे पापा की एज लगभग 60 साल के समथिंग है। तो उनसे मेरी बनती है, लेकिन सोच उतनी मैच नहीं करती, क्योंकि हम जेन ज़ी से हैं और शायद उनकी पता नहीं वो कौन-सी जनरेशन से, मुझे भी इतना भी याद नहीं। शायद वो साइलेंट जनरेशन से रहे होंगे। तो पापा बोले कि फिर मैं मुझे थोड़ी-सी हँसी भी आई कि पापा इस तरीके से बोल रहे हैं कि अरे मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं देखूँगा लड़की भी, लव मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ, कुछ दिन बाद, मतलब मुझे लग रहा था मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट कर रही है। कुछ दिन बाद मेरे दादा से थोड़ी कहा-सुनी हो गई और भाई साहब उन्होंने जो इस बात को फैलाया है मेरी रिश्तेदारी में, मेरी बुआ, क्योंकि मेरी फैमिली में, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी फैमिली का मैं पहला, शायद जब से मेरी ये जनरेशन पता नहीं कब से चल रही होगी, मैं शायद अपनी इस फैमिली का पहला इंसान हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंग्लिश से। मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ, आपको पता है दलित लोग कितना पढ़ते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो मेरी जो इस चीज़ की जो इज़्ज़त है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है या इस तरीके का, वो लोग मानते हैं। मैं ये चीज़ नहीं मानता कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, सच में मैं नहीं मानता। कभी हाँ, मुझे गुस्सा आता है तो मैं कभी-कभी इस चीज़ को दोहरा देता हूँ। ये भी मुझे बाद में बहुत ज़्यादा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो गया या फिर इस तरीके से, लेकिन मैं ये खुद में ये चीज़ मानता नहीं। लेकिन जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, क्योंकि हमारे रिलेटिव जो हैं उनमें बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा माना जाता था। उन्होंने क्या किया, जब झगड़ा हुआ तो ये बात सब में फैला दी कि भाई उसका तो कहीं लव मैरिज, उसका अफेयर कहीं चल रहा है, लव मैरिज करने की बात कर रहा है, इसलिए उसने शादी की मना की है। जबकि शादी की सिर्फ मना मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद में मुझे भी आगे अपना करियर और आगे बढ़ाना था।
उसके बाद मुझे और अधिक पढ़ना है और भी मुझे एक जॉब भी लेनी है, या सरकारी तो जॉब अगर मिल गई गवर्नमेंट जॉब तो अच्छा है, नहीं मिली तो मुझे अपने मन का काम करना है। मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, चाहे किसी कॉलेज के अच्छे कॉलेज के थ्रू हो। लेकिन हाँ, मुझे टीचिंग में जाना था। और टीचिंग जब में जाने के लिए आपको बहुत अधिक पढ़ना भी पड़ता है, उसके बाद में आपको बहुत सारी डिग्रियाँ भी परस्यू करनी पड़ती हैं, जैसे बीएड हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, आपको नीट या पीएचडी भी करना हो पड़ सकता है, जिसके लिए मुझे समय चाहिए था। और अगर मेरे घर की स्थिति इतनी अच्छी दरअसल है नहीं कि मैं शादी करके उसको, मतलब घर वाले उसको बहन कर सकें, उसको खिला सकें, इस तरीके से नहीं हो सकता था, तो मैंने शादी का मना कर दिया था। कारण ये था। और उन लोग इस तो परसों नरसों मेरी बुआ ने मुझसे बात करी और मुझे बताया कि इस तरीके से बात है क्या। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो और एक क्या हुई इसमें, वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा होना, तो वो और एक चीज़ क्या हुई कि जब ये बात मैंने उनको बताई थी तो उस समय मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने थोड़ी-सी रोमांटिक वीडियोज़ थी, जिसमें मैंने, मतलब बात क्या हुई, मैंने कब जो मेरी भी किताब पब्लिश हुई है, जो आने वाली है, तो उसमें जो प्रोटागोनिस्ट है, मतलब जो उसमें नायक है, वो नायिका के लिए वो पंक्तियाँ कहता है। वो पंक्तियाँ हालाँकि लिखी मैंने थी, वर्ड मेरे थे, लेकिन फीलिंग्स भी मेरी ही थी, लेकिन वो दरअसल फीलिंग उसके लिए नहीं थी जो उन्होंने समझी हैं। फीलिंग्स वो जो जो नायक है उसने वो नायिका के लिए वो फीलिंग व्यक्त करी थी। और जब वो वीडियो मैंने अपलोड करी, तो शायद आप लोगों ने वो देखी हो कि प्रिय मैं एक इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखना चाहता हूँ। इस तरीके से 1-2 वीडियो जो थी, वो भी वीडियो बहुत मेरी जो रिश्तेदारी थी उसमें सब में फैलती चली गई और लोगों की विश्वास होने लगा कि वास्तव में इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ चुकी है। और उन लोगों ने जो मेरी बेइज़्ज़ती करना शुरू करी है भाई हर जगह, कि अरे उसकी तो लव मैरिज है, वो इसीलिए सीधा लगता था लेकिन सीधा है नहीं, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की है और इसीलिए वो ऐसी वीडियो बनाता था, इसीलिए उसने शादी की मना किया, मतलब हज़ार चीज़ें। और एक एक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको झूठ बोलने से पता चलती हैं। और एक मैंने पहली वीडियो अपलोड करी थी, एक मैं आपको और बताता हूँ। मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था एक बारी, मतलब उस झूठ मैंने नहीं बोला दरअसल। उसको पता नहीं था कि मेरी कास्ट क्या है, उसको नहीं पता था कि मैं दलित समाज से आता हूँ। तो उसने क्या किया, और उसने कभी पूछा नहीं, मैंने कभी बताया नहीं, पर मुझे ये नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट इतना अधिक हो सकता है। उसने क्या किया, मेरे घर पे एक बारी वो आया और मेरे सामने मेरी कास्ट के बारे में इतना गलत बोल रहा था, इतना गलत बोल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद जब मैं अपने दूसरे दोस्त के यहाँ गया, क्योंकि हम 3 दोस्त हैं, 12th लेवल जब मैं 12th में पढ़ता था तब हम 3 दोस्त थे। तो मैं अपने दूसरे दोस्त के यहाँ गया, वो भी वहाँ आया था और उसने फिर भी भर-भर के मेरी कास्ट की, मेरी जात की, मेरे समाज की इतनी बुराई करी है भाई, कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे साफ-साफ ही ज़ाहिर मतलब पता चल गया कि किस तरीके का बंदा है और लोगों के बारे में किस तरीके का सोचता है। तो जैसे कि झूठ बोलने से, अभी इसको आप झूठ कहिए या कुछ भी कहिए, मुझे नहीं पता, इसको झूठी शायद कहा जाएगा, क्योंकि किसी कोई बात छुपा के और उसको फिर समाज के सामने लाना वो झूठी है। लेकिन इसमें किसी का बुरा नहीं हुआ। मेरे साथ, बल्कि मेरे से बुरा हुआ तो मेरे साथ हुआ, उसके बाद कुछ सीखा तो मैं ही सीखा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये सीखा कि अगर आप किसी को झूठ बोलते हो इस तरीके से, उसकी आपको, अब मैं क्या ही इसमें बोलूँ, उसको अंदर से पता चल जाता है वो किस तरीके का व्यक्ति है, या उसका जो रिएक्शन है वो आगे चल के क्या रहेगा। जैसे जब मैंने ये झूठ बोला था शादी वाला, तो मेरे दादा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में जब थोड़ी सी कहा सुनी उनसे क्या हो गई, तो उन्होंने सब में ये बात आग की तरह फैला दी कि अरे उसका तो इसलिए सीधा लगता नहीं है, सीधा वो है नहीं, लगता है बस, पढ़ाई-वढ़ाई कुछ नहीं, उसका तो अफ़ेयर चल रहा है कॉलेज में, एक लड़की है उसकी ज़िंदगी में, वो बात करता है। मतलब ऐसा वास्तव में लिटरली आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ नहीं है, और फिर भी सोचिए इतनी बड़ी बात बन गई। हालाँकि मुझे ये बात पता भी चल गई कि भाई शायद मैं ज़िंदगी में कभी ये काम करना चाहता भी, कभी बाय चांस मैं लव मैरिज में करना चाहता भी, तो मुझे लगता था ये सोसाइटी से क्या इसका इम्पैक्ट है? शादी करूँगा तो क्या हो जाएगा उससे? 4 दिन लोग बोलेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पापा सही कहते थे कि अभी जैसे जब मैंने ये बात कही थी, मेरे पापा ने एक बात मुझे ये शाम को बोली भी थी, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई लड़की है तो एक बात हमेशा याद रखना कि आज जो तुम्हारे सपोर्ट में है, आज तुम लग रहा है तुमको समाज कुछ नहीं कहेगा, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे बच्चों तक ये बात हमेशा फैल जाएगी और तुम्हारे बच्चों तक में ये हमेशा जूता मारा जाएगा। मेरे यहाँ पे जूता मतलब होता है कोई ताना मारना, तो वो मारा जाएगा और हमेशा कहा जाएगा कि अरे तुम्हारे पिताजी तो ऐसे थे, तुम्हारी मम्मी जो थी वो ऐसी थी, भाग के शादी करी या और कुछ भी। तो ये चीज़ है। तो झूठ बोलने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सामने वाले का इंटेंशन आपको पता चल जाता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, जब आप उससे झूठ बोलते हो। मैंने इसमें ज़्यादा, मेरी स्क्रिप्ट आप देख लीजिए आज, ये स्क्रिप्ट है टोटल। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने ये बस 1-2 लाइन लिखी थी ताकि मैं इसको रिमेंबर कर सकूँ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी मेरी वीडियो में, मैं कुछ बनाने के लिए आता हूँ और पता नहीं मैं फ़्लो में कहाँ चला जाता हूँ। कुछ बनाता हूँ, कुछ भी निकल जाता है और कभी-कभी पता ही नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कभी-कभी उसका पूरा सार ही बदल जाता है। तो इसमें मैंने लिखा है, झूठ बोलना और झूठ में अपनी झूठी कमियाँ
बताना और फिर देखना उनके झूठ के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये मेरी छोटी-सी स्क्रिप्ट थी, तो आप ये समझ गए होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, मैंने जो लिखा है कि आप झूठ बोलिए और झूठ में अपनी झूठी कमियाँ बताइए। कि जैसे कि मैंने बताया कि यार मैं फ़ेल हो गया था, मेरी बैक लग गई थी। उसके बाद में मैंने अपनी कास्ट छुपाई, हालाँकि छुपाई मैंने नहीं थी दरअसल। उसने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। उसके बाद में और जब मैंने ये झूठ बोला, ये कमी ही समझ लीजिए आप एक तरीके से इसको ले सकते हैं। मैंने बताया कि मैं शादी करने वाला हूँ, मुझे लव मैरिज में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हालाँकि अरेंज मैरिज में कम पसंद करता हूँ। तो देखिए किस तरीके की चीज़ें रिवर्स होके सामने मेरे आईं। जैसे मैंने ये झूठ बोला तो उसने पूरे गाँव में उस बंदे ने कर दिया कि इसकी बैक लगी है, अभी ये वो भी हिंदी में बैक लगी है। मतलब उसके कहने का मतलब सिर्फ़ ये है कि जितनी मेरी मुझे तारीफ़ मिल रही है इस चीज़ की या मेरे पढ़ाने के तरीके को, वो दरअसल मैं तारीफ़ की उतना डिज़र्व करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बैक लगी है। सामने वाले का इंटेंशन साफ पता चल रहा है। अब मान लीजिए मैंने उसको ये बात बताई और कभी ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी, हालाँकि कोई ऐसी बात मेरी ज़िंदगी में छुपी है नहीं, अगर बाई चांस मैं उसको कोई बात और बताता, जो अभी मान लीजिए कोई भी घटना मेरे साथ हो जाती, मैं उसको बता देता, तो ज़ाहिर-सी बात वो कह देता। तो सामने वाले को सीधा पता क्या चलता है कि अपने जो अंदर जो चीज़ें हैं, उसको अपने अंदर वो तभी तक ही सीमित हैं या छुपी हैं जब तक वो आपके अंदर तक हैं। अगर आप दूसरे को बताते हैं, तो वो दूसरा तीसरे को चौथे को पास करेगा और सोसाइटी में बात फैल जाती है। तो इससे ये भी चीज़ हम सीख सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ ये भी हम सीख सकते हैं झूठ बोलने की इस वीडियो से, कि हम जिसको अपना समझते हैं कि वो अपने हैं, और उनसे एक बार इस तरीके का कोई झूठ बोल के देखिए, अपनी कमियाँ बता के देखिए। फिर देखिए वो आपकी कमियों को किस तरीके से उसका फ़ायदा उठा के और आपको कितना बेइज़्ज़त करते हैं सोसाइटी के थ्रू। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। और एक तीसरी तीसरी जो चीज़ है कास्ट वाली, तो उसको मैंने कास्ट नहीं बताई, तो उसने मेरी कास्ट के लिए इतना बुरा-बुरा बोला है कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी कह रहा है मैं कुछ बता भी नहीं सकता, उसने कई बार तो गालियाँ भी दी मेरे सामने। मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा हो सकता है इससे गलती हुई है, जब वो मेरे घर आया था। और दूसरी बार बोला कि जब मैं उसको दोबारा मिला अपने दोस्त की बहन की शादी में, तो उसने फिर भी इतनी सारी बुराइयाँ करी कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो मैं ये जान गया कि वो किस तरीके का नज़रिया रखता है। फिर मैंने हालाँकि उसको बताया कि मेरी कास्ट भी यही है, अगर फिर मैंने उसको मैंने काउंटर भी किया। मैंने सीधा उसको बोल दिया कि अगर आपको देखिए इस कास्ट से ऐतराज़ है, तो कभी मेरे घर मत आना, क्योंकि मैं भी उस कास्ट से ही बिलॉन्ग करता हूँ। उसके बाद में आप कह रहे हो कि मैं खा नहीं सकता, मैं उसको छू नहीं सकता, मेरी कास्ट वाले को बताया था वो। तो जब तुम उसको छू नहीं सकते, तो मेरे दोस्त किस तरीके से हो सकते हो, क्योंकि मैं भी उस कास्ट से आता हूँ। तो वो शौक रह गया, बोला कि अरे यार ऐसा क्या कि तू उस कास्ट से आता, मुझे पता नहीं था, तेरा रहन-सहन उस तरीके का नहीं है। मैंने कहा देखो रहन-सहन से कुछ नहीं होता, हालाँकि कास्ट से कुछ नहीं होता दरअसल, रहन से सब कुछ होता है। लेकिन भाई तुम किसी कास्ट को लेके इस तरीके से इतना बुरा-भला बोल रहे हो, बुरा और भला बोल रहे हो, ये चीज़ किसने बोला कि किसी कास्ट में पैदा हो जाना वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी ठप्पा बन गया है? किसने कहा ये? मान लीजिए मैं इस कास्ट में रैंडमली पैदा हो गया अचानक से, भाई इसमें मेरा क्या हाथ है? कुछ भी हाथ नहीं है। मान लीजिए कोई उच्च वर्ग में पैदा हो गया, उसका उसमें क्या हाथ है? कुछ नहीं, ये सब कुछ रैंडम है। एक इसमें कह सकते हैं कि ये फिनोमेना है, ये घटना है। इसमें ना तो मेरा हाथ है, ना ही आपका हाथ है। मान लीजिए आप उच्च कोटि में पैदा हो गए, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। मैं इस वर्ग में पैदा हो गया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाथ में सिर्फ़ हमारे इतना है कि हम उसमें उसमें सुधार करें, एजुकेट हों, चीज़ों को समझें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें और सोसाइटी में कुछ योगदान दें। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ना कि कास्ट और बहुत सारी चीज़ें। अभी कुछ लोग मेरी वीडियो देख के ये भी, जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी दलित में, तो एक बंदे ने कमेंट किया और एक बंदे ने मुझे सामने आके बोला कि अगर तुम इसलिए ऐसी बातें करते हो क्योंकि तुम छोटी कास्ट से आते हो। अगर तुम्हारी भी बड़ी कास्ट होती तो तुम भी छोटी कास्ट वालों के साथ ऐसा करते। हो सकता है मेरे घर में ऐसा माहौल रहता उस समय, तो मैं ऐसा करता, लेकिन आज तो मैं फ़िलहाल ऐसा सोचता हूँ कि अगर आज मैं बड़ी कास्ट का होता भी, या मुझे लोग बड़ी कास्ट के जो लोग मुझे बड़ी कास्ट का समझते थे, तब भी मैंने उनके साथ कभी भी बुरा नहीं किया, या जो छोटे कास्ट के थे मैंने उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव करने की कोशिश नहीं करी। मेरे लिए सबसे पहले मानवता है, ह्यूमैनिटी है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ जो आदमी खुद डेवलप करता है, उसकी सोसाइटी डेवलप करती है। कास्ट ऐसी चीज़ है जो कि एक रैंडम चीज़ है, जो आप भाग्य के तौर पे कह सकते हो, उसको देख सकते हो, जो फॉर्च्यूनेट है, आपको मिल जाती है। लेकिन ये इस तरीके की कोई चीज़ है नहीं। तो झूठ बोलिए। अंततः मैं यही कहूँगा, एनीवेज़ टॉपिक बहुत अभी आगे खिंच रहा है, इस स्क्रिप्ट से अलग जा रहा है। तो बस झूठ बोलिए और देखिए कि आपकी झूठ बोलने से कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, झूठ बोलिए लेकिन इस तरीके का झूठ कभी मत बोलिए कि दूसरे के साथ कुछ गलत हो जाए, या फिर आपके झूठ बोलने से कुछ भी सोसाइटी में गलत इम्पैक्ट पड़े। ऐसा झूठ कभी मत बोलिए। सो बाय बाय, टेक केयर। और मेरी किताब आने वाली है, जाते-जाते मैं इतना बोल दूँ कि मेरी किताब आने वाली है बहुत जल्द, और आप उसको भी पढ़िए। आई थिंक इस हफ्ते आ सकती है, इस हफ्ते नहीं आई तो अगले हफ्ते तक तो आ ही जाएगी, क्योंकि उसमें एडिटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो मैंने करी। और एक वीडियो की डिमांड बहुत दिन से आ रही है कि किस तरीके से किताब का पूरा प्रोसेस रहता है, किस तरीके से वो पब्लिश होती है, किस तरीके से उसकी सेलिंग होती है, आपका फ़ायदा इसमें क्या है, या आपको इसकी रॉयल्टी कितनी मिलती है।
तो मैं इसमें शायद मैं अगली वीडियो बनाऊँ तो उसमें सारी ये चीज़ें डिस्कस करूँगा बहुत जल्द। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अभी मैं इसमें इस बाई वीडियो में मैंने जिसको मैं एक अकाउंट और पिन करने वाला हूँ, कोलैबोरेट करने वाला हूँ। एक मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, तो उसने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया होगा, शायद 2014 में बनाया, पता नहीं कितने, मतलब मुझे याद नहीं है, काफ़ी पुराना उसका चैनल है। और उसके सब्सक्राइबर बहुत कम है क्योंकि वो कंटिन्यू उस पर शायद नहीं रहा था। और उसके बाद में उसकी वीडियो बहुत अच्छी वो बनाता है, उसकी एडिटिंग बहुत बढ़िया है। और उसके बाद में वो ब्लॉग्स बनाता है, दिखाता है जो फरुखाबाद ज़िले की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है कि किस तरीके से बहुत सारे टेम्पल उसने दिखाए हैं। और हमारा जो जो इस कॉलेज है जहाँ में हम दोनों पढ़ते हैं, उसने उसका भी ब्लॉग बनाया है, बहुत सुंदर ब्लॉग उसने बनाया है। तो आप उसको भी जो इसमें मैं इसमें लिंक दे दूँगा उसका, और उसको पिन भी करूँगा इस वीडियो में। तो आप उसके लिंक पे जाइए और उसकी भी वीडियो देखिए और उसको प्लीज़ सपोर्ट करिए। और किताबें पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका कोई सजेशन है इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख दीजिए। और अगर आपके पास कोई वीडियो जो कोई अच्छी सी किताब है जो आपको लगता है मुझे पढ़नी चाहिए, तो आप उसको भी इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर किसी बंदे ने कोई किताब लिखी है जो मेरी तरीके से छोटा सा राइटर है और वो दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा है किसी तरीके से, और उसकी किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं, अगर वो चाहता है कि मैं उसका रिव्यू करूं, पूरी तरीके से मैं फ्री रिव्यू करूंगा, लेकिन बस उसको किताब मुझे बेचनी पड़ेगी। या फिर उसका किताब आप लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए उस किताब का इस कमेंट में, मैं उसको किताब को मंगा लेता हूँ अमेज़न फ्लिपकार्ट से, उसका मैं पढ़ के और रिव्यू करूँगा, पढ़ने के बाद कि भाई किस तरीके की वो बुक है, मैं रिव्यू करूँगा। और मेरे पास ज़्यादा फॉलोवर या सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास लगभग 500 लोग की टीम है। टीम मतलब सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हैं, टीम तो मैं अकेला खुद ब खुद अकेला हूँ। तो मैं लगभग 500 लोगों तक आपकी किताब को पहुँचा सकता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आए और किताब भी मेरी जल्दी आए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।